अब जिस पैनल से आप मिलने जा रहे हैं, यकीन मानिए वो युवा पीढ़ी है, वो युवा सोच है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा, आगे बढ़ने की सोच और साथ ही साथ कुछ नया आकर गुजरने की ख्वाहिश अपने दिल में लिए लोगों तक पहुंचा रही है। और मनु, मैं आपसे गुजारिश करूंगा क्यों ना जो फर्स्ट यंगस्टर है हमारे साथ गर्ल है, मैं तो गर्ल ही कहूँगा, लेडी कहूँ या गर्ल कहूँ आप उनसे सवाल करें और जानने की कोशिश करें उनके जो कैरियर है उसमें क्या खूबियां रही, कितना उन्होंने कामयाबी हासिल की। बिल्कुल विभा जी, मैं आपसे इस सेशन की शुरुआत करती हूँ। आप मध्य प्रदेश की बेटी होने के नाते आपकी परवरिश ने छत्तीसगढ़ में आपकी उद्यमशीलता सफर को कैसे प्रभावित किया है, इस पर रोशनी डालिएगा हमारे मंच में। First of all, good evening, Madhya Pradesh. And being a born and brought up in Madhya Pradesh, एक हमारा छोटा सा गांव है मोहार, जो देवरी एंड जिला सागर में आता है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरी जर्नी चूँकि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अडॉप्टेबिलिटी एंड कल्चरल रिचनेस एक होने की वजह से शायद आज मैं यहाँ पे हूँ। जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो डेस्टिनी मुझे लेके गई छत्तीसगढ़ एंड वहाँ से मैंने मास्टर किया। मास्टर के बाद कहते हैं ना कि जाना कहीं और है, पहुँच कहीं और गया। जाना था मुझे सिविल सर्विसेज में और मैं आ गई मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में। तो ऐसी कुछ मेरी जर्नी है। एक छोटे से जॉब के बाद मैंने सोशल स्पार्क स्टार्ट किया इन 2021 एंड विद इन 4 years हम बहुत ही रिनाउंड कंपनी में से एक है इन छत्तीसगढ़। नॉट ओनली सिर्फ बोलने के लिए, एनीबडी कैन सर्च सोशल स्पार्क इंडिया। और चूँकि बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस रहे हैं वहाँ पे, बिकॉज मैं मध्य प्रदेश से हूँ और छत्तीसगढ़ में कोई कनेक्शन नहीं, कोई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स नहीं, तो अभी बिजनेस कैसे किया जाए। और चूँकि नेवर गिव अप वाली मेरी पॉलिसी रही है, सो कुछ तो भी तो करना है। मध्य प्रदेश ऐसे वापस नहीं जाना है। चला था कारवां बनता चला गया। जी जी, तो वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई और नेटवर्किंग हमेशा मेरी पॉलिसी रही है। और जो लर्निंग मैंने अप्लाई किया है और जो फेलियर्स से सीख के मैंने अपने बिजनेस में अप्लाई किया है, शायद वही एक रीज़न है कि आई एम दी प्राउड फाउंडर ऑफ सोशल स्पार्क। बिल्कुल, और मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए इसके लिए। थैंक यू। स्वप्निल जी, मैं स्वप्निल भाई बोल सकता हूँ आपको? आपकी एज कितनी है? 24 और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वाह! ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है वाकई में। और मैंने उसे इसलिए स्वप्निल भाई निकला। स्वप्निल भाई, मेरा सवाल ये है कि एज भले ही कम है लेकिन चैलेंजेस तो आपने बहुत पहले से ही पार करने शुरू कर दिए होंगे, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं आप डेफिनेटली। सबसे बड़ा आपको लगा कि क्या सफलता रही अब तक के करियर में, और उसे पाने में आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और चैलेंजेस जब फील किए उसे कितनी आसानी से हल भी किया? जी, मैं बिजनेस की फील्ड में आने से पहले मैं 8 साल एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर क्रिकेट खेल चुका हूँ। तो जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने बहुत छोटी उम्र से दुनिया को एक बहुत अलग नज़र से देखा था, और दुनिया की क्या हार्डशिप्स होते हैं ये मैंने 13-14 साल की उम्र से ही देखना शुरू कर दिया था। और जब मैं एक छोटा बच्चा था तभी मैं बहुत बड़े एज ग्रुप वाले लोगों के साथ खेला हूँ। तो मैं हमेशा से, मेरे दोस्त बड़े रहे हैं, मैं बड़े लोगों में रहा हूँ, तो मेरी सोच भी हमेशा उस तरीके से रही। तो जब मैं बिज़नेस में आया तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब आप ऑफिस जाते हैं तो आपको सारे लोग अपने से दुगनी उम्र के लगते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा। और जो इस जनरेशन का माइंडसेट है और उस जनरेशन का माइंडसेट, उसके बीच में कनेक्शन गैप आ जाता है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज वही था, उस गैप को फिल करना। और मेरे ख्याल से मैं धीरे धीरे हमारे उस ऑफिस में, हमारे उस एनवायरनमेंट में उस सोच का परिवर्तन ला पा रहा हूँ। हम एक अलग डायरेक्शन में सोच रहे हैं, हम एक मॉडर्न वे में सोच रहे हैं, और मेरे ख्याल से हम फ्यूचर में अगर इस सोच को ले आते रहेंगे तो ये हमारी पूरी कंपनी के लिए और पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 24 साल आपकी उम्र है, और 24 साल में तो मुझे लगता है कि आजकल बहुत सारे युवा हैं जो सोच भी नहीं पाते कि उन्हें क्या करना है। तो आपने क्या 5 साल की उम्र में ही सोच लिया था क्या करना है? मेरे ख्याल से मैं हमेशा से बचपन से बहुत क्लियर था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, तो मैंने क्रिकेट खेला। कुछ इंजरीज और परिस्थितियों की वजह से मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें करके देखी, पर मुझे किसी में मज़ा नहीं आता था। मैंने इंटर्नशिप करके देखी, जॉब्स करके देखी, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी पर मज़ा नहीं आया। तो फिर मेरे दोस्त ने एक सुझाव दिया था कि जब तेरा घर का बिजनेस है तो आप उसे क्यों नहीं जाके देखते। तो जब मैंने बिजनेस को देखा और मैंने उसके चैलेंजेस देखे
बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है कि हर रोज़ आपको नहीं पता अगले दिन क्या होने वाला है। और क्रिकेट खेलने के बाद ये लाइफ में थ्रिल बहुत ज़रूरी था कि कल क्या होना है आपको पता नहीं होना चाहिए। बाउंसर आने वाला है, फुल टॉस आने वाला है, ये पता नहीं होना चाहिए। ये मुझे थ्रिल बहुत पसंद है, चैलेंज बहुत पसंद है। और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो एक ह्यूमन इंटरैक्टिव चीज़ है। आपको हर लोगों से मिलना है, आप कैसा भी प्रोडक्ट बना लें, कुछ भी बना लें, पर एट द एंड ऑफ द डे यू शुड नो हाउ टू सेल इट एंड इट्स अ स्किल। तो मुझे ये स्किल बहुत पसंद है, मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, मुझे चैलेंजेस सॉल्व करना बहुत पसंद है। तो शायद वो हमेशा से क्लियर रहा है कि बिजनेस करना है, और बिजनेस आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उस फील्ड में सबसे बेस्ट बन सकते हैं, और जब आप बेस्ट बनते हैं तो आप दिखते हैं। तो हमारा यही गोल रहता है। और यही मतलब आपको इस काम में मजा आ गया जी। इसीलिए आपने पूरा 100% आपने दे दिया। जी, जी। मैम आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर रवि जी, और हमने ये सुना है कि आपने होम्योपैथी में मॉडर्न रिसर्च किया है, तो वो क्या है आप हमारे मन से दर्शकों को समझाइए। रिसर्च का मतलब होता है कि कुछ नया, यानी जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर आविष्कार होना बहुत जरूरी है। ये इस दुनिया का वर्षों से ट्रेंड रहा है कि जब जब दुनिया में ऐसा लगा है कि अब इस चीज़ का सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, कोई ना कोई मेहनत कर रहा होगा, और जो मेहनत कर रहा होगा उसको सबसे ज़्यादा अपना भी पड़ता होगा। तो शायद मेरे लिए भी ऐसे ही कुछ लिखा था। 19 डॉक्टर्स के परिवार से जो मेरा परिवार है, जिसमें 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जिसमें मैं स्पेशलिस्ट भेजा गया हूँ होम्योपैथिक फील्ड में, जो कि खुद 200 साल पुराना सिस्टम है। जर्मनी से इंडिया में इम्पोर्ट हुई, जो वर्ल्ड वाइड हम होम्योपैथी के बारे में जितना जानते हैं, ये क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है। तो दुनिया में जो भी होम्योपैथी में बताया गया है वो एक बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से लॉन्च हुआ कि हम होम्योपैथी का उपयोग जो करते हैं वो बेसिक केसेस में करते हैं, स्किन है, हेयर है, या छोटी मोटी बीमारियों के मामले में। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि जिस परिवार से मैं आया हूँ वहाँ पे मैंने इमरजेंसीज को डील करते देखा है, पर सिस्टम उन्होंने एलोपैथी का यूज़ किया। अगर मैं होम्योपैथी में काम करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ पर दुनिया में कई सारे बीमारियों पे रिसर्च आज भी हो रहा है। तो वो भी रिसर्च अगर 70 से 80% बीमारियों पे जब पूरी दुनिया कर रही है, इवन एलोपैथी सिस्टम में भी हो रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि होम्योपैथी में रिसर्च की अवधारणा को लाया जाए। और इसके लिए उस कंसेप्ट को चेंज करने की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। तो हमने उस कंसेप्ट का नाम चेंज किया सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जो कि होम्योपैथी में एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन का व्यू लेकर हम उस डोजेस को, जो कि होम्योपैथी में बताया गया है कि बीमारियों के आधार पर 5 बूंद, 10 बूंद, 20 बूंद, 4 गोली, इस तरीके के जो बेसिक डोजेस है, हमने उसको रिपोर्ट्स के आधार पर मॉडिफाई किया। और होम्योपैथी में जो सेफेस्ट सिस्टम है, सभी को पता है कि होम्योपैथी सेफ सिस्टम है, लेकिन स्लो सिस्टम है। इस स्लो सिस्टम को अगर हम फास्टेस्ट सिस्टम में डेवलप करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसकी मात्रा को बढ़ाना होगा। तो ये जो रिसर्च था कि जैसा परिवेश में जिस पैथोलॉजी रिपोर्ट्स में मैं काम करता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर आप जब जाएंगे और यूट्यूब के माध्यम से आप देखेंगे तो करीब 3000 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने कैंसर के स्टेज 4 से, जो कि एक तरीके से क्रिटिकल 9 सेंटीमीटर की गठान लेकर कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी जब फेल होकर जब वो हमारे पास आते हैं तो उस वक्त उनके पास होपलेस वाली स्थिति होती है। और ऐसे स्टेज पर हमने अगर हम होम्योपैथी को यूज करते हैं और सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में अगर हम 240 बूंद से लेकर 960 बूंद तक का उपयोग करके अगर उस पेशेंट की जान बचाते हैं, उन गठानों को खोल पाते हैं, और ये कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, पांचों काम हम दवाइयों से एक ही बार में, एक ही साथ, एक ही मुद्रा में करने के लिए हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट देते हैं, तो निश्चित रूप से उस परिवार का जो उनसे उम्मीद होती है, जो एक डॉक्टर के रूप में जो मुझसे होती है, ईश्वर ने शिफा दिया है, हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर होम्योपैथी में हमें कुछ करना है तो डिफरेंट करना बहुत जरूरी था। तो फास्टेस्ट ट्रीटमेंट लाने के लिए डोज बढ़ाना जरूरी था। ये हमारा नया कंसेप्ट था, इसलिए कहीं लिखा नहीं था, इसलिए ये करने के लिए बहुत मेहनत थी। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, ये करीब 21 साल की मेहनत है। ये आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज ब्रिक्स में इंडिया की ओर से ऑफिशियल होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो अपॉइंटमेंट मुझे दिया गया है, करीब ब्रिक्स की 22 कंट्रीज में मुझे इस होम्योपैथी की, जो कि जर्मनी से हमने इम्पोर्ट की थी, अब हम एज ए एक्सपोर्टेड होम्योपैथी, सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के कंसेप्ट को 22 देशों में ब्रिक्स के माध्यम से, जो उनका एक्सचेंज प्रचार प्रसार का माध्यम है, उसमें मैं अपनी भूमिका निभाने जा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये इंडियन गवर्नमेंट का मुझ पर विश्वास है कि इस जो सिस्टम को जो हमने डेवलप किया है, उसको सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जो एक नया रिसर्च बेस्ड सिस्टम है, जो कि हम आगे WHO को सबमिट करने की तैयारी कर रहे हैं, उसका जो फायदा दुनिया को मिलेगा ब्रिक्स के माध्यम से भी पूरा कर पाएंगे। दिल से एक बात कहता हूँ, आप 24 घंटे पॉजिटिविटी से जीते। सर, मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल। और मेरे घर में भी ये बताया गया है कि 22 घंटे मेहनत करो, जब अच्छा लगे तो 16 घंटा करो, और अच्छा लगे तो 14 घंटा करो। और मेरे हिसाब तो सर, मैं तो एक चीज कहूंगा कि मेरे इस जन्म में जाने से पहले
ऐसा कोई बीमारी का इम्पॉसिबल ट्रीटमेंट वाला काम नहीं होना चाहिए, उसका पॉसिबल Impossible ट्रीटमेंट होना चाहिए। आपने इम्पॉसिबल वर्ड की बात की, बीमारी सवाल बनता है। एब्सोल्युटली। विभा जी, सक्सेस, फेलियर, पेन, हैप्पीनेस, आपने शायद सारे ये फीलिंग्स को अपने प्रोफेशनल कैरियर में देखा होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आपने जो सफलता हासिल की, दूसरे राज्यों में भी आप अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए जिस तरह से लगातार प्रयासरत हैं, हम चाहेंगे कि लोगों को आपके अनुभव से ये जानकारी मिल सके, रास्ता कितना कठिन होता है, उन्हें कैसे आसान बनाया जाता है। Yes, yes. So, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे लिए वो बहुत ही नया मार्केट था एंड जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया तो वहाँ मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था, सॉल्यूशन देना, कमर्शियल बाद में समझेंगे। और आज भी मैंने एक प्रॉब्लम देखी है, छोटे बड़े जो भी ऐसा हमें देखने में लगता है कि एक छोटा बिजनेस ओनर है, उसकी प्रॉब्लम शायद वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है, बट बहुत सारे ऐसे मैंने डॉक्टर्स देखे हैं, रिसेंटली मेरे एक्सपीरियंस हैं, जिनको ये नहीं पता है कि अगर वो स्टार्टअप लेके आ रहे हैं तो उनको स्क्रैच से क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। इतना स्ट्रगल करते हैं कि वो डॉक्टरी छोड़ मार्केटिंग करने लगे, राइट। सो मेरा वहाँ पे मोटिव सिंपली ये रहता है कि आप मेरी फील्ड के या जो भी लोग हैं या मैं खुद भी, कि आप स्क्रैच से वैसा सोल्यूशन दो कि अगर कोई नेम डिसाइड कर रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आप अगर कोई लोगो डिज़ाइन करवा रहे हैं, ब्रांड आइडेंटिटी अगर आप डिज़ाइन करवा रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या होना चाहिए, और कौन से कलर कॉन्ट्रास्ट हैं, कौन से फॉन्ट हैं जो आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशनिंग मार्केट में करेंगे, एंड देन आफ्टर हाउ यू कैन मार्केट योरसेल्फ। तो ये मेरी हमेशा स्ट्रेटेजी रही है, और टचवुड शायद उसी ट्रस्ट एंड वो एक ट्रस्ट में अपने क्लाइंट्स को भी दिखा पाती हूँ, जिसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट ये है कि ऑल ओवर इन छत्तीसगढ़, और मैं बहुत प्राउडली बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर का मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री बुक तैयार किया है जो पैन इंडिया के हर एक स्टेट के पुलिस हेडक्वार्टर में वो बुक गई है, जिसमें सोशल पार्क का नाम है। तो ये मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट रहा है, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में मैंने मार्केट ट्रस्ट गेन किया है। तो इट इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, और उसमें हम बिल्कुल पीछे नहीं है। तो फिर भाई, रियल एस्टेट सेक्टर की जब बात आती है, हमारे मुझे निवेश करना है, ठीक है, मेरा मनवा निवेश करना है, पैसे आते हैं, लेकिन जगह, लोकेशन, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कौन सा शहर सबसे बेस्ट है इस समय कि मैं जाऊँ और फिर नजर दौड़ाऊँ कि यहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। जी, मेरे ख्याल से अभी अगर आप पूरे इंडिया में देखें तो शायद ही आपको इंदौर से कोई बेहतरीन शहर मिले। एक जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो टाइम्स में पैसा कमाना चाहता है, 1x 2x 3x, और इंदौर एक अपलिफ्टिंग शहर है जो अभी डेवलप हो रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे आपको पहली बात तो टाइम्स में पैसा कमाने को मिलता है, एज ए इन्वेस्टर आपको रिटर्न है 2x 3x 4x मिलता है, और जो एंड यूज़र है उसको जो फायदा मिलता है वो है कि एक सस्ते से एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में उसको अपना एक महल बनाने को मिलता है। तो इंडिया में हर एक आदमी का ही सपना होता है कि छत बहुत ज़रूरी है, सबका एक सपना होता है कि खुद का घर हो। तो अगर आप इंदौर को आज देखेंगे तो इंदौर में जिस तरीके से मेट्रो की कनेक्टिविटी आ रही है, जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, सिंहस्थ के लिए जो उज्जैन में तैयारियाँ चल रही है उससे जो इंदौर को एक सवाल जो है ना बहुत जहन में अचानक से, जो समस्या आपने बताई सॉल्यूशन बताया, लेकिन एक समस्या आई हार्ट अटैक। बार बार मेरे मन में आ रहा था हार्ट अटैक, सवाल नहीं पूछा तो बात होती रहेगी। इतने केसेस आ रहे हैं, इतने केसेस आ रहे हैं, चलते फिरते साइलेंट अटैक, ये अटैक वो अटैक, डर लग रहा है लोगों को। कोई इलाज है आपके पास इसका? हार्ट अटैक के बारे में मैं कहूँगा कि ऐसा पहले भी होता था। अभी चूंकि ये क्या है कि आदरणीय मंत्री साहब यहाँ बैठे हैं, मैं आपका सर सम्मान करता हूँ, आपसे पहले भी मिला हूँ। ये जो सोशल मीडिया के कारण आज के डेट में हमें ये थोड़ा जल्दी समझ में आ रहा है। ये चीज़ पहले भी थी, लेकिन चूंकि मेडिकल साइंस मैंने जैसे पहले भी बताया कि कई चुनौतियों को स्वीकार करता है और उस पर आज भी रिसर्च करता है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जो दैनिक जीवन का जो स्ट्रेस है और हमारी जो पाश्चात्य शैली पे जो ढलने की जो प्रवृत्ति जो अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं, जो रात में आप लंबे समय तक जग रहे हैं, एक तरीके से मोबाइल और टीवी के ऊपर आप बहुत ज़्यादा एक एडिक्शन वाला जो बच्चों का बिहेवियर है आप देख रहे हैं, तो
कहीं ना कहीं आपका बॉडी रिस्पॉन्स और मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं कमजोर होता है। और जिस तरीके से खान पान का डॉक्टर साहब ने भी इसके पहले कुछ बताया कि पेस्टिसाइड्स की जो अधिकता या और भी बहुत सारे कुछ रीजन हो सकते हैं जिसके कारण हमारा कार्डियक मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे हो सकता है स्लो हो। और अगर हम बॉडी रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो हो सकता है कि एक 80 साल का आदमी बहुत अच्छा बॉडी रिस्पॉन्स लेकर चल रहा हो और उसके विपरीत एक 24 साल का आदमी विपरीत परिस्थितियों में अपना बॉडी रिस्पॉन्स मेंटेन नहीं कर पाता हो। तो सही मायनों में जब जहाँ एडजस्टमेंट का डिसऑर्डर होता है वहाँ पर हमारी जब एग्रेसिव जो काम करने की जरूरत होती है हार्ट को और लोग उतना नहीं पंप कर पाता, तो इस तरीके की सिचुएशन में लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई के कारण आपको हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार मेहनत करिए और आगे बढ़िए और लोगों का जिंदगी बदलिए, यही शुभकामनाएं। सर एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल हाँ। रखें और जो अच्छा कर सकते हैं जितना हमने Definitely. बताया गया उसे करने की कोशिश थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मनु। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, डॉक्टर अर्पित जी आपका भी, स्वप्निल जी आपका भी और विभा जी आपका भी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए और कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और अब मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए चैतन्य कश्यप जी का, कैबिनेट मंत्री है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय इनके पास है। आपका बहुत बहुत स्वागत करता है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैतन्य कश्यप जी। और मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, प्लीज आप हमें ज्वाइन करें मंच पर। और साथ ही साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी मंच पर। बहुत बहुत स्वागत लेकर हम स्वागत करना चाहेंगे चैतन्य कश्यप जी। और मैं बता दूं आपको चैतन्य कश्यप जी के बारे में कि जिस दौर में राजनीति में 5 साल में दुनिया बदलने की गारंटी हो, उस दौर में कोई ऐसा भी नेता हो सकता है क्या जो सैकड़ों के कारोबार से किनारा करके केवल सेवा के मकसद से राजनीति में चला है। जैन मुनि की प्रेरणा से चैतन्य कश्यप जी ने राजनीति की राह पकड़ी है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और रतलाम से विधायक चैतन्य कश्यप जी विधायक के तौर पर मिलने वाला वेतन भत्ता और पेंशन छोड़ चुके हैं। विधायक रहते हुए गरीबों के उनके सपनों का घर, कुपोषित बच्चों के लिए कैंपेन चलाने वाले चैतन्य कश्यप जी हमारे साथ है। सो चैतन्य कश्यप जी 2013 से विधायक हैं, पहली बार मंत्री बने हैं चैतन्य कश्यप जी। एमएसएमई जो सेक्टर है चैतन्य कश्यप जी, उनके जो आइडियाज हैं उनकी सोच बहुत अलग है और इसी सोच को विस्तार देने के लिए हमने खास कर कश्यप साहब का इंटरव्यू है। शुक्रिया। आई थिंक मेरे ख्याल से इसके बाद तो एंडिंग है क्योंकि पैनल तो है नहीं।